Hello everyone, welcome you all to one more new video lecture series of my channel एस बाला ट्यूटोरियल्स। और मैं हूँ श्वेता बाला। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। सो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई विश यू ऑल आर वेल। हमारा आज का वीडियो लेक्चर सीरीज है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ओके, तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज जो है बेसिकली मैंने आप लोगों में से कुछ लोगों ने डिमांड किया था कि मैं इस टॉपिक पे भी कुछ वीडियोस बनाऊं। सो ऑन योर डिमांड मैंने ये वीडियो सीरीज बनाया है एंड ये कम्प्लीटली CSIR नेट के सिलेबस को फोकस करते हुए मैंने बनाया है। ठीक है, बिकॉज फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एंड अगर हम CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा ये जो टॉपिक है वो यूनिट 12 यानी अप्लाइड बायोलॉजी के अंदर एज अ सब टॉपिक पढ़ना है। तो वहाँ पे हमें बहुत अधिक डिटेल में फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं करनी है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि आपको फर्मेंटेशन का एक बेसिक आइडिया देते हुए जो मेन फोकस है वो प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स पे रखूँ। ओके, सो जो भी मेरे इस चैनल पे न्यू हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी नए वीडियोस होंगे रिलेटेड टू दिस वीडियो सीरीज उसके अपडेट्स, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप उसे सबसे पहले देख पाएँ। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। ओके, और साथ ही साथ अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सबसे पहला पार्ट जो कि है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्मेंटेशन क्या होता है। सो फर्मेंटेशन का सीधा और सिंपल मीनिंग अभी तक हम लोगों ने पढ़ा होगा कि एनी केमिकल डिग्रेडेशन by the microbes in the absence of oxygen is called fermentation। यानी ऑक्सीजन के absence में जब माइक्रोब्स, वो ईस्ट हो, बैक्टीरिया हो या एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जब वो किसी भी कार्बन सोर्स का ब्रेकडाउन करते हैं इन द absence ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी और एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं, देन इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस। ओके, सो द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ अ सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, यीस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर अनएरोबिक कंडीशन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। सो यहाँ पे मैंने केवल बैक्टीरिया, यीस्ट को मेंशन किया है, बट ऐसा नहीं है। इन आवर ह्यूमन बॉडी ऑल्सो, ह्यूमन बॉडी में भी मसल सेल्स के अंदर आपने पढ़ा होगा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो कि एक एनारोबिक प्रोसेस है और ये जो है फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसको सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने खोजा? तो इसको सबसे पहले जिन्होंने फर्मेंटेशन के पीछे की केमिस्ट्री को डिस्कवर किया वो थे लुईस पास्चर। इन्होंने 1860 में फर्मेंटेशन के पीछे की केमिस्ट्री को पता लगाया था। ओके, फर्मेंटेशन के लिए उन्होंने ये देखा कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे थे जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी केमिकल्स का ब्रेकडाउन कर रहे थे और अपने लिए एनर्जी जनरेट कर रहे थे। ओके, सो ये देख करके उन्होंने एक टर्म दिया, लाइफ विदाउट एयर। ओके, सो इस टर्म्स के बाद उन्होंने जो है फर्मेंटेशन को और एलिब्रेट किया और उसके बारे में पता लगाया। साथ ही उन्होंने बताया कि फर्मेंटेशन जो है वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है इन माइक्रोब्स जिसमें कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर वो कार्बन कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन करते हैं। ओके, जो टर्म है फर्मेंटेशन वो डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड फर्मेरा से। ओके, फर्मेरा जिसका मतलब होता है टू बॉयल। अब बात आती है कि क्यों हमने फर्मेरा को इस प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए चुना। हमने ये जो
एनारोबिक मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन हो रहा था, उसको हम लोगों ने फर्मेंटेशन टर्म क्यों दिया? ओके, कोई और नाम भी दे सकते थे, बट हमने फर्मेंटेशन टर्म यूज़ किया। तो ऐसा इसलिए हुआ कि जब एशियन टाइम में ये जब पीपल जो थे वो शुगर या स्टार्ची कंपाउंड का इस्तेमाल करते थे और उसको फर्मेंट कर करके अल्कोहलिक बेवरेज का प्रोडक्शन करते थे। तो जब ये अल्कोहलिक बेवरेज का प्रोडक्शन होता था उस टाइम वहाँ पे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता था, बबल्स देखने को मिलते थे। ठीक है, वहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन होता था। एंड ये बबल्स जस्ट वैसे होते हैं जैसे जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो हमें बबल्स देखने को मिलते हैं ना, ठीक उसी तरह से यहाँ पे अल्कोहलिक प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के टाइम बबल्स देखने को मिलते थे। तो इस तरह से इन्होंने इस बबल को बॉइलिंग से कंपेयर किया और ये टर्म फर्मेंटेशन डिराइव हुआ। ओके, so when sugar and starchy material underwent transformation to an alcoholic beverage due to fermentation, they show bubbles. Okay? आज के डेट में फर्मेंटेशन का बहुत अधिक इस्तेमाल होने लगा है एंड इसके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसे हम अलग तरीके से डिफाइन भी करते हैं। जैसे अगर हम बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू में फर्मेंटेशन को हमें अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन इज एनी एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्ट एज अ बोथ इलेक्ट्रॉन डोनर एंड अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यानी वैसा बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वही एज इलेक्ट्रॉन डोनर भी वर्क करेगा और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह भी काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे कहें तो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन जो कि ह्यूमन मसल्स में होता है, ये इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ बायोकेमिकल फर्मेंटेशन। ओके, नेक्स्ट बात आती है माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी। सो माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी के अंदर फर्मेंटेशन को थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। वहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया है कि एनी प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय द मास कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। यानी कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम प्रोडक्ट्स या कुछ बाय प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मास कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रोब्स के कल्चरिंग के थ्रू जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं देन दिस इज कॉल्ड द माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। ओके, सो हमारा ये जो कोर्स रहेगा वो कम्प्लीटली माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करेगा बिकॉज मैंने जो इतने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है समझा है वहाँ पे मैंने ये पाया कि ज़्यादातर वो इस टॉपिक के अंदर से माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी को ज़्यादा ट्रिगर करते हैं एंड इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं। ओके, सो माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी एग्जांपल के तौर पे कहें तो बियर हो गया, बियर का फॉर्मेशन, कर्ड, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, ये सारे चीज़ जो हैं आपको माइक्रोबियल टेक्निक के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो नाउ the basic steps that is involved in the microbial fermentation. Again I repeat, I am not going in very depth of fermentation technology. So यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी बेसिक स्टेप्स को समझाया है एंड मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि मीडिया का फॉर्मुलेशन कैसे होता है, कौन कौन से तरीके के मीडिया का इस्तेमाल होता है, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ओके, तो सबसे पहला स्टेप होता है मीडिया का फॉर्मुलेशन। ओके, तो हमें किस तरह के बैक्टीरिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि किस तरह का माइक्रोब यूज़ कर रहे हैं, ईस्ट यूज़ कर रहे हैं, उनके बेसिस पे हम मीडिया का फॉर्मुलेशन करते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी स्टरलाइज ऑल आवर मीडियम, इक्विपमेंट, फर्मेंटेशन एक्सेट्रा। स्टरलाइजेशन इसलिए करना ज़रूरी है ताकि जो हमारा कल्चर हो वो प्योर रहे और हमें करेक्ट बाय प्रोडक्ट मिले। ओके, अगर कॉन्टामिनेशन हो जाता है किसी भी तरह का देयर में भी पॉसिबिलिटीज़ कि हम जो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवाना चाह रहे थे वो ना हो, इसलिए स्टरलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। देन
प्योर कल्चर प्रोडक्शन फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस। देन हम प्योर कल्चर का प्रोडक्शन करवाते हैं ताकि हम फर्मेंटेशन प्रोसेस को कैरी आउट कर सकें। आफ्टर दैट कल्चर का प्रोडक्शन जब हो जाता है, देन वी ऑप्टिमाइजेस द कंडीशंस फॉर देयर ग्रोथ एंड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ओके, एक बार जब माइक्रोबियल कॉलोनी डेवलप कर जाती है, देन हमारा कंप्लीट जो फोकस होता है वो होता है कि हम सारे कंडीशंस को ऑप्टिमाइज करें ताकि उनका ग्रोथ अच्छा हो और एज अ रिजल्ट जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अच्छे से हो सके। देन आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में का मतलब होता है यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उनका फॉर्मेशन करना, साथ ही साथ उनकी रिकवरी करवाना। ओके, प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं उनकी रिकवरी करना इज द इम्पॉर्टेंट। ओके, रिकवरी करना, साथ ही उन्हें सही से क्वांटिफाई करना, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंडर आते हैं। एंड द लास्ट इज द एफ्लुएंट ट्रीटमेंट एंड द डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट्स। तो एफ्लुएंट्स जो बच जाते हैं लास्ट में उनका अच्छे से ट्रीटमेंट करना और उन्हें अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना, ये होते हैं सारे स्टेप्स। ओके, अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन की। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ स्केल अप आप कह सकते हैं कि किस स्केल पे हम जो है कल्चर कर रहे हैं, माइक्रोब्स का कल्चर कर रहे हैं, या हमारा जो कल्चर सिस्टम है उसके अंदर जो सबस्ट्रेट है या मीडिया है उसका क्या अमाउंट है, वो लिमिटेड है, फिक्स्ड है या चेंज हो रहा है। ऑन दैट बेसिस हम फर्मेंटेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है बैच कल्चर। ओके, बैच कल्चर कह सकते हैं या बैच फर्मेंटेशन कह सकते हैं। सेकेंड होता है फेड बैच फर्मेंटेशन और थर्ड होता है कंटिन्यूअस कल्चर और कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। सो बैच फर्मेंटेशन में क्या होता है, इसमें हमारा जो मीडिया होता है या सबस्ट्रेट कह लें वो लिमिटेड होता है। हम एक बार में जो हमारा न्यूट्रिएंट होता है एंड जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उन्हें एक लिमिटेड अमाउंट में डालते हैं और उनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवाते हैं। सो बैच कल्चर बेसिकली एक क्लोज्ड कल्चर सिस्टम होता है जिसमें सारा कुछ लिमिटेड होता है। न्यूट्रिएंट जो होता है वो एक लिमिटिंग फैक्टर होता है या लिमिटिंग अमाउंट में मौजूद होता है। ठीक है, सो बैच कल्चर इज अ क्लोज्ड कल्चर सिस्टम विच कंटेन्स लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम। In this process, culture has to pass through various stages. So इस तरह के कल्चर प्रोसेस में जो कल्चर होता है उसको कई स्टेजेस से पार करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेज होता है लैग फेज, देन लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं इसे। थर्ड इज स्टेशनरी फेज एंड फोर्थ इज डेथ फेज और डिक्लाइन फेज। ओके, सो लैग फेज क्या होता है? लैग फेज इज द अडेप्टेशन फेज, यानी वो फेज जहाँ पे कि बैक्टीरियल या माइक्रोबियल कल्चर जो है वो खुद को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करती है। देन आता है आपका लॉग और द एक्सपोनेंशियल फेज। इस फेज में क्या होता है? ग्रोथ। इसको हम लोग लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज या ग्रोथ फेज भी कह सकते हैं क्योंकि इस फेज के दौरान ही जो कल्चर है वो मैक्सिमम ग्रोथ होता है उसमें। ओके, देन आता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में ग्रोथ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट हो जाता है। ओके, स्टिल द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, बट यहाँ पे अब जो ग्रोथ हम यहाँ पे देख रहे थे, नंबर्स में इंक्रीज जो हो रहा था माइक्रोबियल सेल के, वो यहाँ पे होना बंद हो गया और वो एक स्ट्रेट लाइन में अब आगे जा रहा है। ठीक है, एंड लास्ट इज द डिक्लाइन फेज। सो the nutrient depletion or the toxic product accumulation leads to the death of the cells and thus declining the phase approaches. Okay, यानी इसमें क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट रहता है वो या तो कम हो जाते हैं या फिर टॉक्सिक कंपाउंड जो होते हैं उनका एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है विद इन द कल्चर। सो
क्या होता है कि सेल जो होते हैं वो डाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो हमारा ये कर्व आप देख रहे हो ये डिक्लाइन करना शुरू कर देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फेड बैच फर्मेंटेशन। फेड बैच फर्मेंटेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है, फेड से जैसा कहा जा रहा है कि इस बैच कल्चर के अंदर रेगुलर इंटरवल पे फीडिंग करवाई जा रही है, यानी यहाँ पे जो हमारा कल्चर मीडिया होता है उसको रेगुलर इंटरवल पे कल्चर फ्लूइड प्रोवाइड करवाते रहा जाता है। ओके, सो इन दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन फ्रेशली prepared culture media is added at regular interval without removing the culture fluid. Okay, this increases the volume of the fermentation culture. इससे क्या हो जाता है, जो हमारा fermentation culture होता है उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। इस तरह के fermentation टेक्निक का जनरली इस्तेमाल हम प्रोटीन्स के प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम द रिकम्बिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू अगर करना हो उसके लिए हम करते हैं। ओके, सो जब हमें रिकम्बिनेंट माइक्रोब्स के थ्रू प्रोटीन का अगर प्रोडक्शन करवाना है तो हम फेड बैच फर्मेंटेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन और कंटिन्यूअस कल्चर। सो कंटिन्यूअस जैसा कि वर्ड है उससे ही समझ में आ रहा है, इसमें जो हमारा प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। सो एक तरफ से इसमें क्या होता है, हम न्यूट्रिएंट देते जाते हैं एंड जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको रिमूव आउट करते जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये काफ़ी लंबे समय तक के जो प्रोसेस है बना रहता है, ठीक है। सो इन दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन द प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड कंटिन्यूअसली along with the cell and the same is replenished with the cell growth and addition of fresh culture media. इस फर्मेंटेशन में जैसा मैंने बताया कि क्या होता है, हम लोग प्रोडक्ट को तो निकालते ही रहते हैं, साथ ही साथ हमारे कल्चर के अंदर जो सेल्स या न्यूट्रिएंट की कमी होती है उसे भी फुलफिल करते रहते हैं ताकि हमारा जो कल्चर है या फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलता रहे। ओके, दिस रिजल्ट्स इन अ स्टेडी और द कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ कंटेंट ऑफ द फर्मेंटर। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है फर्मेंटर का वो कांस्टेंट या स्टेडी बना रहता है। जबकि हमने फेड बैच कल्चर सिस्टम में देखा कि वहाँ पे जो वॉल्यूम था वो इनहांस हो रहा था, जबकि यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट स्टेट या आप कह सकते हैं स्टेडी स्टेट में हमारा फर्मेंटेशन जो फर्मेंटर है उसके अंदर का जो वॉल्यूम रहता है वो कांस्टेंट या स्टेडी फॉर्म में होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, एंटीबायोटिक्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। उस तरह के फर्मेंटेशन का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, एंटीबायोटिक्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ओके, यहाँ पे मैंने 3 ग्राफ्स दिए हैं, ठीक है। ये ग्राफ से आपको काफ़ी आसानी होगी समझने में एंड अगर आप क्वेश्चंस देख रहे होंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कई सारे क्वेश्चंस जो हैं इन ग्राफ्स के बेसिस पे भी पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेल एंड सबस्ट्रेट के रिगार्डिंग ग्राफ को दिया है, जबकि एग्जाम्स में आपको यहाँ पे सेल सबस्ट्रेट के साथ यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का भी ग्राफ दे दिया जाएगा एंड ऑन दैट बेसिस आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ग्राफ हम देखते हैं बैच फर्मेंटेशन का। सो बैच फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए इनिशियली क्या है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, एंड द सेल का जो कंसंट्रेशन वो काफ़ी लो है एंड स्लोली जैसे जैसे आप देखेंगे यहाँ पे सेल का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक उसी तरह से धीरे धीरे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन घटता जाता है। तो एक आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन में जो है वो चेंज होते हैं, ठीक है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है।
दूसरा है हमारा फेड बैच फर्मेंटेशन। सो फेड बैच फर्मेंटेशन में क्या होता है कि हमारा जो सबस्ट्रेट है या न्यूट्रिएंट है वो टाइम टू टाइम हम हमारे कल्चर के अंदर डालते रहते हैं, तो इससे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो होता है वो पूरे समय एक सा रहता है, जबकि जो हमारा सेल का ग्राफ होता है वो पहले तो कम रहता है, देन धीरे धीरे स्लोली वो इंक्रीज करना शुरू करता है। एंड जस्ट जो हमारा बैच फर्मेंटेशन में कर्व था वैसा ही कर्व का फॉर्मेशन कर रहा है। एंड थर्ड वन इज द कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। सो कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन में क्या होता है कि यहाँ पे हम सबस्ट्रेट भी कंटिन्यूसली एडअप करते रहते हैं, उसके अलावा जो हमारे प्रोडक्ट्स रहते हैं उनको भी हम कंटिन्यूसली रिमूव करते रहते हैं। सो यहाँ पे अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सेल एंड सबस्ट्रेट के बीच का जो ग्राफ है वो आपको पैरेलल मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन। In second part we discuss about the different small and macromolecules which are produced by the bacterial cell. Okay, so thanks for watching my video. For the more information and query you can also join me on Telegram. This is my Telegram channel, that is Life Science Tutorials. Okay, so guys, please subscribe today my channel Aspire Tutorials. Thank you and bye bye.